नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण कह रहा है कि रैखिक समीकरण 239x - 239y = 5 कह रहा है कि 239x - 239y + 5 = 0 है। और कह रहा है कि रैखिक समीकरण 239x - 2 एक मिनट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण 239x - 239y + 5 = 0 और x अक्ष के बीच बनने वाले कोण बताइए। हाँ, बनने वाला कोण बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण 239x - 239y + 5 = 0 और x अक्ष के बीच बनने वाला कोण बताइए। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं कार्तीय तल का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कार्तीय तल बना लूँ। कार्तीय तल बना लूँ। आपको कोई दिक्कत है? कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों मैंने यहाँ पर कार्तीय तल बना लिया। क्या कार्तीय तल बना लिया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण 239x - 239y + 5 = 0 और x अक्ष के बीच बनने वाला कोण बताइए। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो रैखिक समीकरण दिया है इसका ग्राफ, मान लीजिए दोस्तों ये जो रैखिक समीकरण बना है, रैखिक समीकरण दिया गया है, उसका जो ग्राफ है, उसका जब मैं ग्राफ मान लीजिए दोस्तों रैखिक समीकरण 239x - 239y + 5 बराबर जो दिया है बराबर 0 जो दिया है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा है, मान लीजिए ये जो रेखा है बनाया हूं मैं, ये रेखा मैंने खींचा है, ये जो रेखा मैंने खींचा है ये 239x - 239y - 239y + 5 = 0 को रिप्रेजेंट करता है। +5 = 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, मान लीजिए कि ये 239x - 239y + 5 = 0 का जो ग्राफ है ये है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 239x - 239y + 5 = 0 और x अक्ष तो ये हो गया। हाँ, और 239x - 239y + 5 = 0 का ग्राफ ये हो गया। हाँ, कह रहा है इन दोनों के बीच बनने वाला कोण बताइए। कह रहा है कि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण बताइए। यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रेखा का समीकरण है दोस्तों, ये जो रेखा का समीकरण है इसका ढाल क्या होगा? देखिए कि कहोगे, देखिए जब कोई समीकरण हमें ax + by + c कहोगे, देखिए जब कोई समीकरण हमें ax + by + c के रूप का दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ढाल होता है, कहोगे देखिए जब तो ऐसी स्थिति में जो ढाल होता है -a/b होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो ये जो समीकरण है इसका ढाल क्या होगा? कहोगे देखिए किसी भी रेखा का जो ढाल होता है -a/b होता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू 239 है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो b की वैल्यू देखा जाए तो -239 है। अगर मैं निकालता हूँ ढाल तो आया ढाल निकल कर a। हाँ, ठीक है, आया निकल कर ढाल a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो नहीं। दोस्तों हमसे इस रेखा और x अक्ष, दोस्तों इस 239x - 239y + 5 = 0 वाले ग्राफ और x अक्ष के बीच बनने वाला कोण पूछा है। मान लीजिए बनने वाला कोण इनके बीच का थीटा है।
ठीक है। अगर दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच, अगर दोस्तों इस रेखा और एक्स अक्ष के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तब आप मुझे बताइए ढाल क्या होगा। देखिए कि अगर किसी रेखा और एक्स अक्ष के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में ढाल जो होगा वो tan थीटा होगा। हाथ में यहाँ ढाल जो होगा tan थीटा होगा। लेकिन अभी को हमने ढाल निकाला है इस रेखा का, कितना का हो गया, 1 निकाला है, तो tan थीटा बराबर 1 क्यों का हो गया। हाँ दोस्तों ढाल अगर देखूं तो थीटा के अनुसार, अगर दोस्तों इनके बीच में, इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ढाल जो होगा tan थीटा होगा, m बराबर tan थीटा होगा। लेकिन अभी को मैंने ढाल निकाला इस रेखा का, क्या निकल कर आया, 1, मतलब tan थीटा बराबर 1। हाथ में दोस्तों आपको चित्र इस पता है कि tan के टेबल में देखा जाए तो 1 जो होता है tan 45 का मान होता है। तो क्या मैं 1 की जगह tan 45 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 1 लिखा था इसकी जगह मैंने tan 45 लिख दिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मुझे थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा बराबर 45 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर थीटा बराबर 45 डिग्री मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनके बीच बनने वाला कोण है, इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है। हाथ में बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कोई नहीं। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आप रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे, हो गया। हाँ 2-3 रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे, हो गया। हाँ 2-3 रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जो 2 रेखाएं हो, जरूरी नहीं है कि जो 2 रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करे। वो प्रतिच्छेद भी कर सकती है, समांतर भी हो सकती है, संपाती भी हो सकती है, हो गया। लेकिन दोस्तों हमें कैसे पता चले कि 2 रेखाएं समानांतर होंगी, कि प्रतिच्छेद करेंगी, कि संपाती होंगी, ये बात कैसे पता चले। तो इसी के बारे में दोस्तों हमें जानना और समझना है कि आखिर 2 रेखाएं कब समांतर होंगी, कब संपाती होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में जानना और समझना है। उसी के ऊपर दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है। कह रहा है कि 2 रेखाएं जिसके समीकरण क्रमशः a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है। यदि कह रहा है कि दो रेखाएं जिसके समीकरण क्रमशः ये है, और कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी। क्या होंगी, दोनों जो रेखाएं होंगी समानांतर होंगी। आगे कह रहा है कि और जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा समीकरणों का। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों एक समीकरण, किसी रेखा का समीकरण, दोस्तों मान लीजिए 2 रेखाएं थी और उनमें से पहली रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1 है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का जो समीकरण है, दूसरी रेखा का समीकरण जो है a2x प्लस b2y बराबर c2 है, अगर दोस्तों हमें एक रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 दिया है और a2x प्लस b2y बराबर c2 दिया है, ठीक है। और दोस्तों अगर हमें दो रेखा जिसके समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 दिया है और a2x प्लस b2y बराबर c2 दिया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और जो b1/b2 है वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों रेखाएं होंगी ये आपस में समानांतर होंगी। क्या होंगी, समानांतर होंगी, आपस में समानांतर होंगी। जैसे दोस्तों इस रेखा का मान लीजिए दोस्तों, इस रेखा का जो मान लीजिए दोस्तों ये जो समीकरण दिया, मान लीजिए दोस्तों ये जो समीकरण है इसकी रेखा ये है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो समीकरण दिया गया है इसकी रेखा ये है, तो दोस्तों तो ये जो समीकरण दिया गया है इसकी भी रेखा दोस्तों, इसकी जो रेखा होगी दोस्तों, अगर
मान लीजिए ये जो समीकरण दिया गया है इसकी रेखा ये है, तो ये जो दूसरा समीकरण दिया गया है दोस्तों इसकी रेखा इसके समानांतर होगी। इसका मतलब यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है। अगर दोस्तों a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं का जो समीकरण होगा, दोनों समीकरणों का जो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों रेखाएं जो होंगी समानांतर होंगी। इसका कहनाम यही है, इसका कहनाम यही है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको फिलहाल यही याद रखना है। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि यदि दो समीकरण a1x + b1y बराबर c1 है और a2x + b2y बराबर c2 है, ठीक है, और यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी, मतलब कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, ये चीजें तो हो गई दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोई हल नहीं होगा। क्या? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। खुद सोचिए दोस्तों, अगर दोनों रेखाएं समानांतर है, अगर दोनों रेखाएं कहीं पर मिल नहीं रही हैं, तो क्या कोई हल हो सकता है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मिलती तो कहीं पर तो हल मौजूद होता, कहोगे नहीं। अगर मिलती तो हल मौजूद होता, कहोगे हाँ। लेकिन अगर दोनों रेखाएं समानांतर है तो कहीं पर मिलेंगी नहीं, जब कहीं पर मिलेंगी नहीं तो कोई हल होगा, कहोगे नहीं। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो समीकरण a1x + b1y बराबर c1 दिया है और a2x + b2y बराबर c2 दिया है, तो और यदि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। और आपको दूसरी बात याद रखनी है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और इसके ऊपर आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए। कह रहा है k का मान ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है यदि रेखा 2x - ky + 7 बराबर 0 है और 6x - 12y + 15 बराबर 0 है। कह रहा है कि +15 बराबर 0 कोई हल ना हो। हाँ, कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए यदि रेखा 2x - ky + 7 बराबर 0 और 6x - 12y + 15 बराबर 0 का कोई हल ना हो। हाँ, यहाँ ठीक है। कह रहा है कि k का मान बताइए यदि रेखा 2x - 7y ky 2x - ky + 7 बराबर 0 और 6x - 12y 6x - 12y + 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। हाँ, दोस्तों आपको चित्र किस बताया है कि कोई हल तभी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र किस बताया है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। हाँ दोस्तों, आपको चित्र किस बताया है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और जो b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों हमें दो समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि इनका कोई हल नहीं होगा, और हमें ये बात पता है कि कोई हल तभी नहीं होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 जो होता है c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इन दोनों के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे स्किप कर दीजिए। दोस्तों a1 का मान देखा जाए तो 2 है। ठीक है, आप पहला समीकरण किसे भी मान सकते हैं। ठीक है, a1 का मान देखा जाए तो 2 है। a2 का मान क्या है कहोगे? देखिए a2 का मान 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बराबर का चिन्ह लगा दिया। b1 का मान क्या है कहोगे? देखिए b1 का मान देखा जाए तो -k है और b2 का मान क्या है कहोगे? -12 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कहोगे। हाँ, 2 3 6 3 चौक 12, तो k बराबर क्या आया कहोगे? k बराबर 4 आया। हाँ, k बराबर 4 आया।
मतलब k बराबर 4 पर, मतलब दोस्तों हमसे कह रहा था कि k की वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू 4, k बराबर 4 पर इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि बताइए k का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू 4 होगी, जिस पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा, जिस पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं। तो दोस्तों हमने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके किया है, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्रयोग करके मैंने सोल्व किया है क्वेश्चन को। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दो रेखाएं जिसके समीकरण क्रमशः a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है। ठीक है, कह रहा है यदि a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कह रहा है दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, कह रहा है कि और आगे कह रहा है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 की, तो ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है। क्या? एक अद्वितीय हल होता है, मतलब मात्र केवल एक ही हल होता है। कह रहा है कि जब a1 अपॉन a2 जो होता है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो मात्र केवल उसका एक ही हल होता है, मात्र उसका केवल एक ही हल होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दोस्तों मान लीजिए दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। कहोगे हाँ, अगर एक ही बिंदु पे केवल मिल रही हैं तो उसका केवल एक ही हल होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक समीकरण हमें किसी रेखा का समीकरण हमें a1x प्लस b1y बराबर c1 दिया है और दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2 दिया है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा का समीकरण ये दिया है, एक रेखा का समीकरण ये दिया है। अगर दोस्तों a1 अपॉन a2, अगर दोस्तों a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, अगर दोस्तों a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोनों जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। मतलब दोनों जो रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार होंगी, दोनों जो रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार होंगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, दोस्तों प्रतिच्छेद करें, दोस्तों दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कहोगे हाँ, जब दोस्तों प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं, अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर दोस्तों जब दोनों रेखाएं जब दोस्तों प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी। कहोगे हाँ, जब एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो इसका केवल एक ही तो हल हुआ। कहोगे हाँ, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो केवल मात्र एक अद्वितीय हल होगा। क्या? मात्र अद्वितीय हल होगा, मात्र एक अद्वितीय हल होगा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगर इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 122, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 122 तथा kx प्लस 12y बराबर 119 का एक अद्वितीय हल हो तब k का मान बताइए। हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 122, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 122। इसी प्रकार कह रहा है कि kx प्लस 12y बराबर 119। हाँ, तो कह रहा है इसमें दोस्तों को, इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 112 और kx प्लस 12y बराबर 119 का एक अद्वितीय हल है। हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि तब बताइए k का मान क्या होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए अद्वितीय हल कब होता है? कहोगे देखिए जब a1 अपॉन a2 जो है, कहोगे देखिए अद्वितीय हल तभी होता है। कहोगे देखिए अद्वितीय हल तभी होता है जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के,
तभी अद्वितीय हल होता है। हाँ दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया था कि अद्वितीय हल तभी होता है जब a1/a2 जो हो, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उसी स्थिति में ही केवल अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। दोस्तों a1 की वैल्यू क्या है, देखिए 2 है। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, बराबर इसका सिंबल लगा दिया, बराबर नहीं का। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है, 12 है। 3 चौके 12 आया। और अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ k की वैल्यू, तो k की वैल्यू जो है 8 के बराबर नहीं है। इस प्रकार तो देख रहे हैं कि k की वैल्यू 8 के बराबर नहीं है। हमसे पूछ रहा था k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू 8 के बराबर केवल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे पूछ रहा था k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया k की वैल्यू 8 के बराबर नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। k की वैल्यू जो है 8 के बराबर नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट अब पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो रेखाएं जिसके समीकरण a1x + b1y बराबर c1 दिया है और a2x + b2y बराबर c2 दिया है। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। और कह रहा है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर होता है, तो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक रेखा का समीकरण है, a1x + b1y। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जिसका समीकरण हमें a1x + b1y बराबर c1 दिया है। इसी प्रकार दूसरी रेखा है जिसका समीकरण हमें a2x b2y बराबर c2 दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों a1/a2 की वैल्यू बराबर है b1/b2 की वैल्यू के और b1/b2 की वैल्यू जो है c1/c2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। मतलब दोनों जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये जो समीकरण है इसकी रेखा ये है, तो दूसरा जो समीकरण है उसकी रेखा जो होगी इसी के ऊपर स्थित होगी। ठीक है, इसी के ऊपर स्थित होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इसी के ऊपर स्थित होगी। मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ यहाँ पर, इसी के ऊपर स्थित होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें एक समीकरण दिया है, एक रेखा का समीकरण हमें a1x + b1y बराबर c1 दिया है और एक रेखा का समीकरण हमें a2x + b2y बराबर c2 दिया है। ठीक है, और अगर दोस्तों a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर है और b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। और खुद आप बताइए दोस्तों समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। मतलब दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो एक तरह से देखा जाए तो हर बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ अगर दोस्तों दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों रेखाएं हर बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ अगर हर बिंदु पर मिल रही है तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो यही से दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 के बराबर है और b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो समीकरण होंगे उनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है कि यदि 9x + 4y बराबर 15 है तथा kx + 12y बराबर 45 संरेख रेखाएं हो। कह रहा है यदि 9x + 4y बराबर 15 और तथा kx + 12y बराबर 45 संरेख रेखाएं हो
तब के का मान ज्ञात करिए। हाँ संपाती रेखाएं और संरेख रेखाएं बात एक ही है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि 9x + 4y बराबर 15 और kx + 12y बराबर 45। कह रहा है कि दोनों संरेख रेखाएं हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि संरेख रेखाएं तभी होती है जब a1/a2 की वैल्यू बराबर होती है b1/b2 की। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि संपाती रेखाएं तभी होती है संपाती रेखाएं तभी होती दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब संरेख रेखाएं संरेख रेखाएं या संपाती रेखाएं तभी होती है जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर होती है और b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के बराबर होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि संपाती रेखाएं या संरेख रेखाएं तभी होती है जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर होती है और b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया, ठीक है। दोस्तों मैं इन दोनों के माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप पहले समीकरण किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। a1 की वैल्यू अगर मैं इसे पहला समीकरण मानता हूं तो a1 की वैल्यू क्या है 9 है, a2 की वैल्यू क्या है को व्यक्त किए है मैंने किए रख दिया, बराबर का सिंबल लगाया। b1 की वैल्यू क्या है को 4 है, ठीक है। और b2 की वैल्यू क्या है को 12 है, मैंने 12 रख दिया, ठीक है। 4 × 12 3 में 27। तो k की वैल्यू क्या आ गई को 27 आ गई। हमसे पूछा था k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू जो होगी 27 होगी। क्या होगी 27 होगी, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगी 27 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें समझाना यहाँ पर चाहूँगा। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, केवल 3 ही ऑप्शन। आपके सामने केवल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए आप क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि समीकरण y बराबर k, 1 मिनट हुई है, ठीक है। कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है जहां k नियतांक है तो समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। हाँ कि ना, हाँ। कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है जहां k नियतांक है, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस में। कह रहा है कि तब बताइए समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, जो समीकरण उसका ग्राफ कैसा होगा। कह रहा है x अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। इसे समझने के लिए पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद आप रट लेना, ठीक है। उसके बाद आप रट लेना चीजों को। पहले मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले कार्तिक बना लिया। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, मान लीजिए दोस्तों 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ऐसे ये चलते जा रहा है। इसी प्रकार -1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, इसी प्रकार चलता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ऐसे नंबर पड़े हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। सबसे पहले आप मुझे बताइए समीकरण x बराबर 3, सबसे पहले आप मुझे बताइए समीकरण x बराबर 3 का ग्राफ बनाकर दिखाइए। कोई देखिए यहाँ पर x बराबर 3 दिया है, कोई देखिए यहाँ पर x बराबर 3 दिया है। मैंने कहा ठीक है, कोई देखिए अगर हम x पर मूल बिंदु से x पर 3 यूनिट चलते हैं तो यहाँ पर आएंगे। कोई देखिए अगर मैं इस बिंदु पर
एक ऐसे इस बिंदु से होते हुए एक ऐसी रेखा खींच देता हूँ, तो ये जो रेखा है ये वास्तव में x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बराबर 3 के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ तो क्या देखिए, अगर मैं इस बिंदु से होते हुए ऐसी रेखा खींच देता हूँ तो ये जो रेखा निकल कर आई है ये वास्तव में x बराबर 3 के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये x बराबर 3 का जो ग्राफ है y अक्ष के समानांतर है। इसी के तो समानांतर है कहोगे, हाँ इसी के तो समानांतर है कहोगे, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2 दिया है, अगर मैं मूल बिंदु से 2 यूनिट पे चाहता हूँ तो यहाँ पर आया होगा। देखिए अगर मैं इस बिंदु पर एक ऐसी रेखा खींच देता हूँ, ऐसी रेखा खींच देता हूँ, तो ये जो रेखा निकल कर आई है ये वास्तव में x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये x बराबर 2 का ग्राफ है। हाँ तो दोस्तों ये किसका ग्राफ है? खुद x बराबर 2 का ग्राफ है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि x बराबर 2 का जो ग्राफ है y अक्ष के समानांतर है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा तिरछा उर्छा दिखे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये y अक्ष के समानांतर है। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए x बराबर -3 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर -3 का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए x बराबर -3 दिया है, अगर मैं मूल बिंदु से 3 यूनिट चलता हूँ माइनस में तो यहाँ पर आऊंगा। तो देखिए अगर मैं इस बिंदु से होते हुए एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ तो ये जो रेखा निकल कर आई है ये वास्तव में x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ क्या किसको रिप्रेजेंट करिए? x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करिए। हाँ क्या मतलब देखा जाए तो x बराबर -3 का जो ग्राफ होगा, x बराबर -3 का जो ग्राफ होगा वो y अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। हाँ क्यों? किसके समानांतर होगा? y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि प्लस का ही बता रहा हूँ, माइनस का भी सिखा रहा हूँ यहीं पर आपको। आप मुझे बताइए x बराबर -2 का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए -2 यूनिट यहाँ पर आया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक रेखा ऐसे इसी पॉइंट से जाते हुए खींच लेता हूँ तो ये जो रेखा निकल कर आई ये x बराबर -2 को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये देखा जाए तो x बराबर -2 जो है वो y अक्ष के समानांतर है। हाँ क्यों? तो इस प्रकार तो देख रहे हैं कि x बराबर 3 का समीकरण, x बराबर 2 का समीकरण, x बराबर -3 का, x बराबर -2 का, जितने भी यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो सभी क्या है? y अक्ष के समानांतर है। हाँ क्यों? x बराबर 3 का जो समीकरण वो भी y अक्ष के समानांतर है, x बराबर 2 का समीकरण जो है वो भी y अक्ष के समानांतर है, x बराबर -3 की समीकरण जो है वो भी y अक्ष के समानांतर है, x बराबर -2 का समीकरण जो है, समीकरण का जो ग्राफ है वो भी y अक्ष के समानांतर है। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर x बराबर k है, x बराबर k का, अब मुझे बताइए दोस्तों x बराबर k का ग्राफ कैसा होगा। दोस्तों जहां पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। कहोगे देखिए प्लस में x की, कहोगे देखिए k की वैल्यू जब प्लस में था तो ऐसी स्थिति में x अक्ष का जो ग्राफ, कहोगे देखिए जब k की वैल्यू प्लस में थी तब भी जो ग्राफ था वो y अक्ष के समानांतर था। कहोगे देखिए जब k की वैल्यू माइनस में थी तो ऐसी तब उस स्थिति में भी जो ग्राफ था वो y अक्ष के समानांतर था। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर x बराबर k है, जहां पर k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर x बराबर k है तो इसका जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा। हाँ कि ना? हाँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए चाहे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, चाहे हम वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, तो देखिए चाहे मैं k की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ चाहे नेगेटिव ले रहा हूँ, तो हर स्थिति में जो समीकरण है उसका ग्राफ जो है y अक्ष के समानांतर निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर x बराबर k है तो उसका जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ दोस्तों इसे हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। x बराबर k का जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया x अक्ष का जो ग्राफ होगा, इसे दूसरे प्रकार भी हम कह सकते हैं कि x बराबर k का जो ग्राफ होगा x अक्ष के लंबवत होगा। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है x अक्ष के लंबवत है कि नहीं? कहोगे हाँ। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि x बराबर k का जो ग्राफ होगा x अक्ष के लंबवत होगा, मतलब y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर y बराबर k दे रहा है, अगर इसी प्रकार दोस्तों y बराबर k का जो ग्राफ होगा, इसी प्रकार दोस्तों y बराबर k का जो ग्राफ होगा
एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। जैसे दोस्तों एक्स बराबर के का जो ग्राफ है, एक्स बराबर के का जो ग्राफ है वो वाई अक्ष के समानांतर है, उसी प्रकार दोस्तों उसी प्रकार वाई बराबर के का जो ग्राफ होगा वाई अक्ष के समानांतर होगा, वाई अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ, इसे दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि वाई बराबर के का जो ग्राफ होगा वाई अक्ष के लंबवत होगा। क्या? वाई अक्ष के लंबवत होगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि x बराबर के का जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा, मतलब x अक्ष के लंबवत होगा। इसी प्रकार y बराबर के का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा, मतलब y अक्ष के लंबवत होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा? x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा? कभी देखिए, कभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दिया है 0, मैंने कहा x की वैल्यू दिया है 0, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं x पे 0 चलता हूँ तो यहीं पर रहूंगा, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए इस बिंदु से होकर जाते हुए रेखा खींचता हूँ तो यही y अक्ष निकल कर आएगा, हाँ क्यों? हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x बराबर 0 का जो ग्राफ होगा, x बराबर 0 का जो ग्राफ होगा y अक्ष होगा, क्या होगा? y अक्ष होगा, हाँ क्यों? y अक्ष, मतलब x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष। मतलब क्या है? अगर x बराबर 0 का ग्राफ y अक्ष है तो मैं कह सकता हूँ x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष, हाँ क्यों? हाँ दोस्तों, ये सभी चीजें कोई बताता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए y बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर y की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 दी है। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर 0 0 चलता हूँ y पे तो यहीं पर रहूंगा, यहीं पर रहूंगा। मैंने कहा हाँ। तो मैं देखिए अगर इस बिंदु पर इससे जाते हुए एक रेखा खींचता हूँ तो ये वाली रेखा खींचता हूँ तो ये रेखा जो होगी x अक्ष पर स्थित होगी। मतलब देखा जाए तो y अक्ष का जो ग्राफ होगा वो कुछ और नहीं x अक्ष होगा, हाँ दोस्तों। y अक्ष का जो ग्राफ है x अक्ष पे स्थित है, कहोगे हाँ, मतलब x अक्ष तो है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि y बराबर 0 का जो ग्राफ है x अक्ष है, तो मैं कह सकता हूँ y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष, हाँ। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि भैया x बराबर 0 का जो ग्राफ होता है y अक्ष होता है, मतलब x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष। इसी प्रकार y बराबर 0 का जो ग्राफ होता है x अक्ष होता है, मतलब y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष, ठीक है। ये दोस्तों कोई चीजें बताता नहीं है, मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण y बराबर k है, यदि समीकरण y बराबर k है, जहां पर k नियतांक का मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तब बताइए समीकरण का ग्राफ क्या होगा। अभी को मैंने बताया है दोस्तों कि यदि x बराबर k है तो ऐसी स्थिति में x बराबर k का जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा। इसी प्रकार बताया था कि यदि y बराबर k दिया है तो ऐसी स्थिति में y बराबर k का जो ग्राफ होगा, समीकरण y बराबर k का जो ग्राफ होगा x अक्ष के समानांतर होगा। बताया था कि नहीं? तो या y अक्ष के लंबवत होगा। यही चीज पूछा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हमें कुछ और चीजें सीखना है, चीजें सीखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और चीजें यहाँ पर सीखना है। क्या चीजें सीखना है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोस्तों हमें कुछ और चीजें सीखना है कि किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप, दोस्तों किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है उस चीज के बारे में हमें सीखना है। किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप कैसे निकलता है और क्या होता है इस चीज के बारे में हमें सीखना है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने कार्तीय तल बना लिया, एक कार्तीय तल बना लिया। ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैंने कार्तीय तल बना लिया, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों इसे आप कहते हैं मूल बिंदु, हाँ तो यहाँ, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। दोस्तों इस बिंदु को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया।
8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कभी नहीं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने वृत्त खींच लिया। ठीक है, अगर दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने वृत्त खींचा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होगी, स्मॉल आर होगी। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, स्मॉल आर होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ दोस्तों, अगर मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त खींच लिया तो ये जो बिंदु है ये इसे अब आप इसे हम ध्रुवीय बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। दोस्तों ये जो बिंदु है, मूल बिंदु है, इसे अब हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और ये जो एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष है, इसे हम कहेंगे ध्रुवीय अक्ष। क्या कहेंगे? ध्रुवीय अक्ष कहेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया है, वृत्त बना दिया है इसे केंद्र मानकर, तो ये बिंदु जो है, इस बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और ये जो रेखा हमने, ये जो एक्स अक्ष है, इसे हम कहेंगे ध्रुवीय अक्ष। ठीक है, क्या कहेंगे? ध्रुवीय अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक x, y है, जिसके निर्देशांक x, y है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है दोस्तों, ये जो P है ये कुछ और नहीं है, ध्रुवीय बिंदु। मान लीजिए ध्रुवीय जो बिंदु है यहाँ पर है, ठीक है, जिसके निर्देशांक x, y है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों यार एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मीटर है? कभी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखा जाए तो y है। क्या है? y है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? कभी y है। हाँ कि ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कभी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? कहोगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि यदि तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई निर्देशांक, यदि ध्रुवीय बिंदु को कोई निर्देशांक हमें x, y दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो त्रिज्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ध्रुवीय बिंदु हमारा कोई x, y दिया गया है तो ऐसी स्थिति में त्रिज्या जो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो ध्रुवीय h है और इस रेखा के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तब आप मुझे बताइए y अपॉन r क्या कहलाया? कहोगे y अपॉन r देखा जाए, y अपॉन, कहोगे देखिए ये वास्तव में लंब बटे कर्ण है। y अपॉन r देखा जाए तो लंब बटे कर्ण है और लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा। तो इस प्रकार आपने कहा कि जो y अपॉन r जो होगा, y अपॉन r जो होगा वो वास्तव में sin थीटा के बराबर होगा। आपने y अपॉन r जो होगा sin थीटा। दोस्तों y अपॉन r क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया y अपॉन r जो होगा sin थीटा होगा। आपने y अपॉन r जो होगा sin थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो y की वैल्यू r sin थीटा निकल कर आएगी, r sin थीटा निकल कर आएगी। हाँ तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? r sin थीटा निकल कर आएगी। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए x और x अपॉन r क्या होगा? कहोगे देखिए x देखा जाए तो बेस है और ये r जो है कर्ण है। किस प्रकार देखा जाए तो x अपॉन r जो होगा, कहोगे देखिए बेस अपॉन कर्ण जो होता है कोस थीटा होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो x अपॉन r जो है, x अपॉन r जो है वो कोस थीटा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो r कोस थीटा निकल कर आएगी, r कोस थीटा निकल कर आएगी। हाँ तो r कोस थीटा निकल कर आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमने ध्रुवीय बिंदु क्या माना था? कहोगे x, y माना था। x की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे x की वैल्यू देखा जाए तो r कोस थीटा यहाँ पर लिख दो। कहोगे हाँ r कोस थीटा, x की वैल्यू निकल कर आई r कोस थीटा।
और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, y sin थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ये ध्रुवीय बिंदु है। क्या है, ध्रुवीय बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं ध्रुवीय बिंदु। क्या कहते हैं, ध्रुवीय बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है दोस्तों, हमने ध्रुवीय बिंदु x, y माना था। हाँ यहाँ x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, r cos थीटा निकल कर आई है, मैंने r cos थीटा रख दिया। y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, r sin थीटा, तो यहाँ पर r sin थीटा लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ध्रुवीय बिंदु है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ध्रुवीय बिंदु जो होता है किसी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु का जो ध्रुवीय बिंदु होता है वो r cos थीटा y sin थीटा होता है। r cos थीटा इंटू y, r cos थीटा y sin थीटा होता है। r cos थीटा y sin थीटा होता है। इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि r की जो वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। r की जो वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई है, क्योंकि हाँ ये चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, r की जो वैल्यू होती है मूल बिंदु से, दोस्तों ये जो बिंदु यहाँ पर स्थित था, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो r होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा बिंदु स्थित था यहाँ पर, उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वही हमारी r कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है देखो मैंने मिटा दिया, काट देता तो कम से कम मिटाता नहीं। सबसे पहले मैंने कार्तीय तल बना लिया इस क्वेश्चन के लिए कार्तीय तल बना लिया। दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए, इसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी निर्देशांक बिंदु 1,1 का ध्रुवीय रूप ज्ञात करिए। हाँ क्यों, यहाँ कह रहा है किसी बिंदु 1,1 का ध्रुवीय रूप ज्ञात करिए। हाँ क्यों, यहाँ दोस्तों कह रहा है कि 1,1 का ध्रुवीय रूप ज्ञात करिए। हाँ क्यों, यहाँ बिंदु हमें क्या दिया है, बिंदु हमें 1, कह रहा है कि निर्देशांक बिंदु 1,1 का ध्रुवीय रूप ज्ञात करिए। इसी का तो ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों मूल बिंदु से इस बिंदु को जो दूरी है वो क्या कहलाती है, r कहलाती है। हाँ यहाँ r कहलाती है। और ये जो दूरी है ये क्या कितनी है, ये दूरी दिखाया तो 1 दिया है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये जो दूरी है दोस्तों, ये कितनी है, अंडर रूट 2 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 2 है। ठीक है, अंडर रूट 2 है। हाँ दोस्तों अगर ये 1 है तो ये अंडर रूट 2 होगी। हो गया। हाँ, इस प्रकार r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 है। यहाँ तक आपको समझ में आया। हो गया दोस्तों, आपको ये पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। हो गया दोस्तों, जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं सेम होती है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है 45 डिग्री होता है, यहाँ पर भी बनने वाला कोण 45 डिग्री होता है। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा है, ये जो त्रिज्या है, ये ऐसा ध्रुवीय अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ ठीक है, हमसे दोस्तों क्या कर रहा है, ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता है ध्रुवीय रूप जो होता है r cos थीटा होता है, r cos थीटा होता है और r sin थीटा होता है। दोस्तों r की वैल्यू क्या है, देखिए r की वैल्यू अंडर रूट 2 मैंने रख दिया। थीटा की वैल्यू क्या है, cos 45, तो यहाँ पर cos 45 रखिए। दोस्तों यहाँ पर आपको 45 डिग्री की cos 45 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर आप पुट कर देते हो तो यही मिलेगा। हमें वास्तव में इसका ध्रुवीय रूप बताना है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर cos 45 की वैल्यू रखनी नहीं है। अगर आप रख देते हो तो यही चीज़ फिर से मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ आपको फिर से मिलेगा, इसलिए दोस्तों आपको रखना नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने रख दिया अंडर रूट 2 और थीटा की वैल्यू मैंने 45 रख दिया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें ध्रुवीय रूप क्या प्राप्त हो गया, ध्रुवीय रूप हमें अंडर रूट 2 cos 45 अंडर रूट 2 sin 45 प्राप्त हुआ। हाँ क्यों, हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कभी देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1, अंडर रूट 3 का ध्रुवीय रूप बताइए। 1, अंडर रूट 3 का ध्रुवीय रूप बताइए। हाँ दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट स्थित है, 1, अंडर रूट 3। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट स्थित है जिसके निशान 1, अंडर रूट 3 है। ठीक है, कह रहा है कि इस 1, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 का ध्रुवीय रूप बताइए। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वो r कहलाती है। हाँ क्यों, यहाँ क्या कहलाती है, r कहलाती है। ठीक है, r कहलाती है, क्या कहलाती है, r कहलाती है। ठीक है
दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो √3 दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्योंकि 1 दिया है। दोस्तों अगर लंब हमारा √3 है और आधार हमारा 1 है तो ये वाली भुजा क्या होगी, क्योंकि 2 होगी, ठीक है। दोस्तों जब दोस्तों हमारा लंब √3 होता है और कर्ण हमारा 2 होता है, तो बनने वाला जो कोण होता है यहाँ पर वो 60 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण देखा जाए तो 60 डिग्री है और आर की वैल्यू देखा जाए तो 2 है, क्योंकि ये यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 है, इसलिए आर की वैल्यू देखा जाए तो 2 है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ध्रुवीय रूप पूछ रहा है। तो ध्रुवीय रूप जो होता है किसी भी बिंदु का r cos थीटा और r sin थीटा होता है, r cos थीटा और r sin थीटा होता है, हाँ तो ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर मैंने cos 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दिया। इसी प्रकार 2 रख दिया, यहाँ पर sin 60 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो बिंदु है उसका ध्रुवीय रूप जो होगा 2 cos 60 डिग्री कोमा 2 sin 60 डिग्री होगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितना इसके ऊपर आते हैं मैंने करवा दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों आइए, दोस्तों ये चैप्टर है, मुझे विश्वास है कि कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x + 3y = 12 और x एक्सिस और y एक्सिस तीनों स्ट्रेट लाइन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों स्ट्रेट लाइन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि 2x = 3y = 12 कोमा x एक्सिस y एक्सिस तीनों स्ट्रेट लाइन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कार्तीय तल बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए चीजें, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए चीजें। नंबरिंग नहीं करनी है, हमें नंबरिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। हमें नंबरिंग से यहाँ पर मतलब नहीं है, हम समझ लेंगे वैसे ही, ठीक है। कह रहा है कि 2x + 3y = 12, कह रहा है 2x + 3y = 12 और x एक्सिस और y एक्सिस और y एक्सिस से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। से कह रहा है कि 2x + 3y = 12, x एक्सिस और y एक्सिस तीनों स्ट्रेट लाइन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x एक्सिस देखा जाए तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, कब यहाँ y एक्सिस देखा जाए तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, कब यहाँ, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कब यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो हमें रेखा का संकट 2x + 3y = 12 दिया है, ये x अक्ष को कहाँ पर डिवाइड कर रहा है, x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है और y अक्ष को कहाँ पर काट रहा है। तो भाई देखिए, अगर आपको पता करना है कि x अक्ष का अंतःखंड पता करना है, मतलब x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, इसी प्रकार y अक्ष का अंतःखंड मतलब y अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, तो उसके लिए आप एक काम करिए, x के गुणांक में जो राशि है उससे डिवाइड कर दीजिए बराबर के जो दूसरी साइड लिखा है। तो मैं डिवाइड किया तो 6 है, मतलब जो रेखा का जो मतलब 2x + 3y = 12 का जो ग्राफ है वो x अक्ष को देखा जाए तो 6 यूनिट पर काट रहा है। तो इस अगर 6 यूनिट पर काट रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 6,0 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार y अक्ष को कहाँ काट रहा है, y अक्ष को देखा जाए तो 4 यूनिट पर काट रहा है, 3 × 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो y के निर्देशांक जो होंगे 4,0 होंगे, 0,4 होंगे। मान लीजिए दोस्तों 0,4 यहाँ, ठीक है, 4 मीटर दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0,4 होंगे। दोस्तों अगर मैं 2x + 3y का अगर = 12 का अगर ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ तो इस प्रकार बनेगा, क्योंकि दोस्तों x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, y अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इसी प्रकार बनेगा, हाँ क्योंकि दोस्तों जो ग्राफ होगा इस बिंदु से होते हुए जाएगा और इस बिंदु से होते हुए जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि x अक्ष और y अक्ष और इस रेखा से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, हाँ यहाँ ये क्या है दोस्तों, x अक्ष है, ये क्या हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये रेखा स्ट्रेट लाइन जो 2x + 3y = 12 था उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल। कह रहा है इस
घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा था कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हो गया, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाए तो 6 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 4 है। हाथ में दोस्तों ये दूरी क्या कहलाती है? तो बेस कहलाती है। ये दूरी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अगर तो ये समकोण त्रिभुज को यहाँ, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार कितना है? 6 है। ऊंचाई कितना है? 4 है। इस प्रकार देखा तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग यूनिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी। दोस्तों आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि ये जो रेखा था एक्स अक्ष को जहाँ पर काट रहा था वो हमारा बेस बना है, और वाई अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो हमारा लंब बना है। हाँ दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि ये जो समीकरण है ये एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो दूरी हमारी लंब आधार बनी है, और वाई अक्ष को जितने दूरी पर काट रहा था वो दूरी हमारी क्या बनी है? लंब बनी है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी एक समीकरण देता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक समीकरण और कहता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि वहां पर जो एरिया बने, वहां पर जो फिगर बनेगा वो हमारा ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? समकोण ट्रायंगल बनेगा। जब भी दोस्तों एक समीकरण देता है और एक कहता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये 100% संभावना है कि वहां पर जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों तो अगर समकोण त्रिभुज होगा तो दोस्तों आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया जाएगा, समीकरण दिया गया हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा, वो उससे चेक करना है कि वो एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, वाई अक्ष को कहां पर काट रहा है। जहां पर एक्स अक्ष को काटेगा वो दूरी हमारी क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, और जहां पर वाई अक्ष को काटेगा वो दूरी हमारी लंब कहलाएगी। तो इसके माध्यम से हम तेजी से जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? आइए मैं समझाने देता हूँ। ठीक है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए मान लीजिए हमारे सामने ये आकृति बनी नहीं है, हमारे सामने आकृति बनी नहीं है। अब मुझे पता है कि भैया कह रहा है कि 2x + 3y = 12, और कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर एक्स एक समीकरण दिया गया और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया गया है, तो जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, उसमें एक्स अक्ष को, ये समीकरण जो है एक्स अक्ष को जहां पर काट रहा होगा वो दूरी हमारी आधार कहलाएगी, और वाई अक्ष को जहां पर काट रहा होगा वो दूरी लंब कहलाएगी। तो एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है? देखिए 2 से भाग करेंगे तो 6, इस प्रकार दिख रहा है। तो एक्स अक्ष को 6 पर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार दिख रहा है तो 6 है। ठीक है, वाई अक्ष को कहां पर काट रहा है? ये समीकरण को 4 यूनिट पर काट रहा है, तो इस प्रकार ये 4 यूनिट क्या है? लंब है। अब दोस्तों मैंने निकाल दिया तो क्या है? 12 वर्ग यूनिट है। इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि इससे बना जो त्रिभुज होगा, इन तीनों स्ट्रेट लाइनों से बना जो त्रिभुज होगा वो 12 वर्ग यूनिट होगा। 12 वर्ग यूनिट होगा। ठीक है, बना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 12 वर्ग यूनिट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही करना है। ठीक है, कह रहा है कि 8x - 3y = 12, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से तीनों स्ट्रेट लाइन, कह रहा है तीनों स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि 8x - 3y = 12, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों स्ट्रेट लाइन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 8x - 3y बराबर 12 बराबर 12, और कह रहा है कि एक्स एक्सिस कह रहा है वाई एक्सिस, कह रहा है ये जो तीनों स्ट्रेट लाइन है इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों अगर एक समीकरण दिया गया और एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों
ये जो रेखा है, ये जो रेखा का समीकरण है, ये वास्तव में दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो रेखा है वास्तव में एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा वो दूरी हमारी आधार कहलाएगी, और वाई अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा वो दूरी हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज तो बनेगा कहोगे हाँ, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या है कहोगे, देखिए अगर मैं एक्स से भाग एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी थी उससे भाग देता हूँ तो 4 × 12 4 दूनी 8, 3/2 आएगा। हाँ तो इस प्रकार दिखा जाए तो आधार तो 3/2 है, मैंने 3/2 लिख दिया। ऊंचाई क्या है कहोगे, देखिए अगर मैं -3 से भाग देता हूँ तो -4 आएगा। तो इस प्रकार -4 को आप +4 मानिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। इस प्रकार देखा जाए तो ऊंचाई आई है 4। ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल, इस प्रकार देखा जाए तो 3 वर्ग यूनिट आएगा, मतलब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 3 वर्ग यूनिट होगा। क्या होगा, 3 वर्ग यूनिट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि कल ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ। नमस्कार।